सिमलापुर नाम के एक राज्य में एक छोटा सा गांव था। शिमला में सुमन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। उसकी पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां। बेटे का नाम धनशेखर और बेटियों के नाम थे शांतामणि और चिंतामणि। व्यापारी सुमन की बड़ी ही इच्छा थी कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी राजधानी में नौकरी करने वाले किसी योग्य युवक से करवा दूं। हाल ही के दिनों में रमन को एक रिश्ते के बारे में पता चला। वह युवक राजधानी में राजा के खजाने का पहरेदार था। उसका नाम था दिनकर और वो बहुत सुंदर भी था, बहुत अक्लमंद और साहसी भी। सुमन को मालूम हुआ कि वो राजधानी के बाहर किसी सुंदर कन्या से शादी करने का इच्छुक है। सुमन उससे मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। 2-3 दिन वहां पर रहा और दिनकर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद वह खुद दिनकर से मिलने के लिए पहुंचा। उसने दिनकर से उसकी नौकरी के बारे में पूरा विवरण लिया। दिनकर की बोलचाल का तरीका और उसका व्यवहार सुमन को बहुत ही अच्छा लगा। सुमन ने दिनकर को अपनी बेटी के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद है तो हमारे गांव शिमला में आकर कन्या को देख लेना। 1 सप्ताह के बाद दिनकर शिमला गांव में पहुंच गया। जब वह सुमन के घर के निकट पहुंचा, तब उसने एक युवती को देखा। वह युवती बहुत ही सुंदर और सुशील मालूम पड़ती थी। दिनकर उसको देखकर समझ गया कि यह सुमन की बड़ी बेटी होगी। दिनकर घर के अंदर गया। अंदर आते ही सुमन ने दिनकर का स्वागत किया और एक-एक करके अपने पूरे परिवार के सदस्यों से उसका परिचय करवाया। अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी सुमन की दूसरी बेटी चिंतामणि रोती हुई आई। सुमन ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ चिंतामणि, क्यों रो रही हो? चिंतामणि बोली, फलों की दुकान से मैं लौट रही थी तो एक शरारती युवक लक्ष्मी ने गली में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। चिंतामणि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो युवक बड़ा ही नटखट और शरारती है। उसका बाप गजराज मशहूर काला चोर है। बेटी, हमेशा दुष्टों से दूर रहा करो। आखिर तुम अकेली फलों की दुकान पर क्यों गई थी? बगल में ही खड़े हुए बड़े भाई धनशेखर ने बहन को कहा, इससे बात ही करना बेकार है। एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दो, भूख रहेगी तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धनशेखर अपनी बहन पर बहुत ही नाराज हो रहा था। बेचारी चिंता में रोती हुई वहां से चली गई। दिनकर, जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने कहा, सुमन जी, मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। सुमन ने कहा, वह मेरी दूसरी बेटी है। उसे मालूम नहीं कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। क्या आपको मेरी बड़ी बेटी पसंद आई? दिनकर ने कहा, कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मुझे बहुत ही दूर जाना है और अंधेरा होने वाला है। अभी निकलना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। ये कहता हुआ वह घर से बाहर आ गया। जब वह बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा, तब राजधानी जाने वाली एक बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। वह उसमें बैठ गया।
तब तक उस गाड़ी में दो और मुसाफिर आकर बैठ गए। बैलगाड़ी चल पड़ी। बैलगाड़ी जब तेजी से चलने लगी, तब बैल के गले में बंधी हुई कांसे की घंटियां बजने लगी। अंधेरा जब और ज्यादा छाने लगा, तब गाड़ी वाले ने एक दीपक जलाया और नीचे लटका दिया। तब उनमें से एक मुसाफिर ने कहा, दिन में यात्रा करने में समय नहीं मिलता और रात में यात्रा करने जाओ तो चोरों का डर लगा रहता है। पर क्या करे, काम तो करना ही पड़ता है। 2 घंटों की यात्रा के बाद बैलगाड़ी जंगल से बाहर आने लगी। तब रास्ते के बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में तलवार भी थी। गाड़ी वाला उसे देखकर डर गया और मारे डर के कांपने लगा। वह चिल्लाने लगा, काला चोर गजराज आ गया, भागो भागो। गजराज बड़े बड़े कदम भरता हुआ गाड़ी के पास आया और कहने लगा, कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हारे पास जितना भी धन है, जो गहने हैं, फटाफट निकाल दो। उसकी भयंकर आवाज सुनकर सभी मुसाफिर डर गया। गाड़ी में बैठे सभी मुसाफिर उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो गए। तब दिनकर ने बड़ी ही फुर्ती से गाड़ी वान के हाथ से चाबुक छीन लिया और तेजी से घूमते हुए और कहने लगा, अरे ओ गजराज, आखिर मेरे हाथों में आ ही गया तू। कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। राजा ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया था और वह आदेश आज मैं अमल में लेकर आ रहा हूँ। अपनी तलवार फेंक कर चुपचाप झुक जाओ, नहीं तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। और भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जंगल में हमारे सैनिक छिपे हुए हैं और वह तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चिल और कौवा को खिला दिए जाएंगे। गजराज ने जब ये सुना कि जंगल में सैनिक है, तो उसका दिल कुछ क्षणों के लिए रुक सा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दिनकर उस पर टूट पड़ा और जोर से उसके हाथ पर दे मारा, जिससे कि उसकी तलवार हाथ से गिर पड़ी। इतने में बाकी मुसाफिर भी आ गए और उन्होंने गजराज को पकड़ लिया। उसके हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया। दूसरे दिन दिनकर गजराज को खींचता हुआ राज दरबार में लेकर आया। राजा को पूरा किस्सा कह सुनाया। गजराज ने सिर झुकाकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, गजराज के किए हुए अत्याचारों के बारे में मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। जनता की शिकायतें भी मेरे कानों तक पहुँची है। ये जंगल में भाग गया था, इसलिए हम इसे पकड़ नहीं सके। दिनकर ने इसे बंदी बनाकर साबित किया है कि वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी है। मैं हृदयपूर्वक दिनकर का अभिनंदन करता हूँ और आदेश देता हूँ कि दिनकर इसी तरह गजराज के बेटे को भी पढ़कर मेरे सामने पेश करें। अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर दिनकर शिमला गांव में पहुंच गया और गजराज के बेटे लच्छू को बड़ी ही चालाकी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दिनकर के काम से राजा बहुत ही प्रसन्न था।
उसने दिनकर को पहरेदारों के विभाग का प्रधान बना दिया। व्यापारी सुमन को जब यह मालूम हुआ, तब वह अपने होने वाले दामाद के साहस से बहुत ही खुश था। सुमन दिनकर से मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। जैसे ही रमन ने दिनकर सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो दिनकर ने कहा, क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। सुमन ने बड़े ही निराशा स्वर में पूछा, पर क्यों? क्या तुम्हें हमारी बेटी अच्छी नहीं लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कारण ये नहीं है तो तुम्हारा औदा बढ़ गया है, राजा के तुम कृपा पात्र बन गए हो, इसीलिए कोई बड़ा रिश्ता ढूंढ रहे हो। दिनकर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुमन ने फिर से पूछा, तो फिर बताओ तो सही, ये विवाह तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? इसका कारण है आप बाप बेटे का स्वभाव। उस दिन जब मैं आपके घर आया था, तब आपकी छोटी बेटी ने किसी शरारती युवक की शिकायत की थी, परंतु आप बाप बेटे ने उस विषय पर कोई भी कम नहीं उठाया। उस शरारती युवक को न्याय अधिकारी के पास ले जाना चाहिए था, पर उल्टे आपने अपनी ही बेटी को कोसा, उसकी गलती बताई। ऐसे कायर परिवार में रिश्ता जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। दिनकर ने यह सब बातें बड़े ही क्रोध भरे स्वर में कही थी, परंतु सुमन बड़े ही नरम स्वर में बोल, बेटे, तुम ये समझ लो कि तुम एक राज कर्मचारी नहीं हो, एक साधारण कन्या के पिता हो, तो तब जाकर सोचने पर यह समस्या तुम्हारी समझ में आ जाएगी। उस दिन जिस शरारती युवक ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, वह काले चोर गजराज का बेटा है। हमारे शहर के लोगों ने उस गजराज के दुष्कर्मों के बारे में राजा से कई बार शिकायत की थी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सोचो कि अगर हम उसके बेटे के विरुद्ध कुछ करते तो उसका क्या नतीजा निकलता। कांटा केले के पत्ते पर गिरे या केले का पत्ता कांटे पर गिरे, नुकसान तो केले के पत्ते का ही होगा। उस परिस्थिति में अपनी बेटी को नियंत्रण में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कायरता नहीं कहलाती, बल्कि समझदारी होती है। इस पर खूब सोचो और उसके बाद ही अपना कोई निर्णय सुनना। यह कहकर सुमन वहां से वापस चला गया। दिनकर ने सुमन की कही हुई बातों पर खूब सोच विचार किया। उसने जान लिया कि उसकी बातों में सच्चाई है और वास्तविकता है। राज कर्मचारी में जो साहस होता है, वह साधारण नागरिकों में नहीं होता। दिनकर को लगा कि इसके लिए बाप बेटे को दोषी ठहराना सही नहीं है। उसने तुरंत शांतामणि से विवाह करने का फैसला ले लिया और इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। अब दिनकर अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा।